शिक्षा परिषद का संचालन के अंतर्गत आज हम आपको समाज सेवा की क्रियाएं, इससे पहले हमने आपको शैक्षिक भ्रमण, लोकतांत्रिक संगठन, छात्र शिक्षक परिषद, इनके बारे में अध्ययन करा चुके हैं। और समाज सेवा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, किन किन पॉइंटों से या किन किन चीज़ों से हम समाज की सेवा कर सकते हैं। शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत छात्रों का शैक्षिक स्तर किस प्रकार से उन्नत हो, किस प्रकार से छात्र वास्तविक ज्ञान को जान सके। आज समाज सेवा के अंतर्गत विद्यालय में पाठ्य से आगामी क्रियाओं में कुछ ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जो बालकों में समाज सेवा की भावना विकसित करती हैं। जैसे शैक्षिक भ्रमण हुआ, लोकतांत्रिक संगठन हुआ, ये पाठ्य से आगामी क्रिया थी। उसी प्रकार से समाज सेवा की जो क्रिया है वो भी पाठ्य सहगामी क्रिया की अंतर्गत आती है। उसमें बालकों में समाज सेवा की भावना किस प्रकार से प्रवृत्त हो, उस भावना का विकास किस प्रकार से किया जाए, वो समाज सेवा की क्रियाओं के द्वारा अध्ययन करवाएंगे। इसमें निम्नलिखित बातें आती हैं। निम्नलिखित क्रियाएं जो हैं, पहली जो क्रिया है वो है श्रमदान के द्वारा। नंबर 1 है श्रमदान के द्वारा। श्रमदान के द्वारा हम बालकों में सामाजिक भावना अर्थात समाज सेवा की भावना का विकास कर सकते हैं। विद्यालय में श्रमदान की व्यवस्था की जा सकती है। विद्यालय में श्रमदान की व्यवस्था, कोई भी आप श्रम का अपना दान कर सकते हो। विद्यालय को किस प्रकार से आप श्रमदान करोगे, समय उसकी निर्धारित जो समय सीमा है या श्रमदान की विद्यालय में जो किस सीमा तक कर सकते हो, अथवा विद्यालय सीमा से बाहर की नहीं, जितनी आपकी कैपेसिटी है वो श्रमदान आप विद्यालय के लिए क्या क्या या किस प्रकार से कर सकते हो। इसी प्रकार श्रमदान नियमित हो सकता है अथवा सामयिक। नियमित श्रमदान के अंतर्गत नियमित रूप से किसी निश्चित दिन को श्रमदान कराया जा सकता है अथवा समय समय पर श्रमदान शिविरों अथवा श्रमदान शाखाओं का आयोजन कराना। नियमित जो श्रमदान है या सामयिक जो श्रमदान है उसको निश्चित समय पर ही करवाया जाना चाहिए, जैसे शिविर और उनका आयोजन। विद्यालय में पहले, अब तो बहुत सारे ये सारी चीज़ अब भी होती है, जैसे ब्लड डोनेट करना, तो छात्रों का जो सहयोग है, छात्र उसमें जो श्रमदान करते हैं, अपना श्रम को उसमें लगाते हैं। बुजुर्गों को पकड़ कर आँखों के जो क्या होते हैं, आँखों के ऑपरेशन होते हैं, जो विद्यालयों के अंतर्गत जो बालक होते हैं वो उनकी बहुत सेवा करते हैं, उनका सारा कार्य करते हैं, उनका खाने पीने का, उनको बुजुर्गों को पकड़ के लाने का और उनकी जो आवश्यक जो चीज़ें हैं उनको आसानी से पहुंचाने का कार्य बालक करते हैं। अतः श्रमदान शाखाओं का आयोजन किया जा सकता है। विद्यालय सीमा में श्रमदान के अंतर्गत अनेक क्रियाएं कराई जाती है, जैसे विद्यालय भवन की सफाई करना, विद्यालय भवन की सफाई करना, भवन की सफाई करना, ये श्रमदान के अंतर्गत आता। विद्यालय में अगर कचरा है, विद्यालय गंदा है, तो बालकों से कह दिए झाड़ू लेके आप विद्यालय की सफाई करना, तो ये भी क्या होगा, नियमित श्रमदान के अंतर्गत आ जाता है। प्रांगण की स्वच्छता, बगीचे में काम करना, नालियों की सफाई, सड़क की सफाई, इसके अंतर्गत आ जाती है। विद्यालय जो परिसर है उसकी सफाई, विद्यालय परिसर की सफाई, उधर सड़क में सहयोग देना, उधर जो परिसर है, जो विद्यालय भवन के आगे का जो परिसर है, बगीचे में काम करना, नालियों की सफाई करना और सड़क बनाने में श्रमदान आप कर सकते हैं। विद्यालय बाहर, ये तो हो गई विद्यालय की, जैसे भवन की सफाई करना, प्रांगण की स्वच्छता करना, सड़क बनवाना, परिसर करना, नालियों की सफाई करना, ये तो हो गई हमारे विद्यालय के अंदर के नियमित काम। अब विद्यालय से बाहर के जो काम है, जैसे कुओं, तालाब, बावड़ियाँ, पोखर इत्यादि निर्माण में भी आप अपना श्रमदान दे सकते हैं। ये श्रमदान के अंतर्गत आता है। श्रमदान से बहुत लाभ है। श्रमदान से छात्र में शारीरिक श्रम के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति का विकास नहीं कर पाते। श्रमदान के अंतर्गत बालक में जो नकारात्मकता है कि नहीं हमसे नहीं होगा ये काम, हम नहीं करेंगे, अरे झाड़ू कौन लगाता है,
सफाई कौन करेगा? नालियों की सफाई कौन करता है? हाथ गंदे हो जाएंगे, कीचड़, तो वो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव बालक सोचता है वो सारी चीज़ें आप उसके अंदर नहीं आएंगी और बालक शारीरिक श्रम करने में भी हो जाएगा, बालक का शरीर हृष्ट-पुष्ट एवं स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। शरीर से वो परिश्रम करेगा तो बालक का शरीर क्या हो जाए, हेल्थ क्या रहेगी बालक की, सही रहेगी। उनके शारीरिक विकास में सहयोग प्राप्त होता है, वे शारीरिक श्रम के महत्व को समझने लगते हैं। श्रमदान विद्यालय की दैनिक कार्यों में विविधता लाते हैं तथा विद्यालय समाज के निकट आता है। समाज के अंतर्गत जितने भी काम होते हैं और बालक जिस उस कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है तो विद्यालय में और समाज के अंतर्गत क्या हो जाती है, निकटता आ जाती है। तो इससे भी सामाजिक भावना का विकास होता है। नंबर 1 पॉइंट था श्रमदान। नंबर 2 पॉइंट है इसमें जूनियर रेड क्रॉस। जूनियर रेड क्रॉस। जूनियर रेड क्रॉस के अंतर्गत रेड क्रॉस कैसी संस्था है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। विद्यालय में इनका जूनियर रेड क्रॉस के नाम से संबोधित की जाती है, जिसकी विद्यालय में पाई जाने वाली जूनियर रेड क्रॉस शाखा कहलाती है। पारस्परिक सहयोग, सहिष्णुता, सहानुभूति, भ्रातृत्व, प्रेम जैसे मानवीय गुणों का विकास करने के लिए जूनियर रेड क्रॉस जैसी क्रियाएं बड़ी लाभदायक सिद्ध होती है। पारस्परिक सहयोग, पारस्परिक सहयोग, सहिष्णुता, आपसी प्रेम, भाईचारा आदि मानवीय गुणों का जीन रेड क्रॉस है, जूनियर रेड क्रॉस है, उसके द्वारा विकास किया जाता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। विद्यालय में इनको जूनियर रेड क्रॉस के नाम से कहा जाता है। इसमें आपस में भाईचारा, सहयोग, सहिष्णुता और भ्रातृत्व प्रेम की क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। रेड क्रॉस से बालकों में समाज सेवा का भाव पैदा होता है। वे अपने समाज के स्वास्थ्य के प्रति सजग हो रहते हैं। उन्हें सामूहिक आरोग्य बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। समाज में जो विकृतियाँ, समाज जो कुप्रथा से नहीं चले, समाज स्वस्थ रहे, उन सारी चीज़ों का उनमें विकास उत्पन्न होता है। किसके अंतर्गत? जूनियर रेड क्रॉस के अंतर्गत। रेड क्रॉस में बालकों को अनेक प्रकार की उपयोगी शिक्षा दी जाती है। रेड क्रॉस में प्राथमिक शिक्षक बालक जो होते हैं, जो जूनियर रेड क्रॉस के जो बालक होते हैं, उनको विभिन्न प्रकार की, अनेक प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है। जैसे प्राथमिक उपचार को सिखलाना, किसी बालक के चोट लगी है तो उसको पट्टी किस प्रकार से करेंगे, या कोई बालक चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, या फिर नॉर्मली जो बीमारी होती है, उन प्राथमिक उपचार को उनको बतलाना, उनकी उपयोगिता शिक्षा के द्वारा बतलाई जाती है। अग्निशमन, रोगों के लक्षण, उनकी रोकथाम आदि की उपायों की शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक सहायता, प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक सहायता, प्राथमिक सहायता, प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक सहायता, अग्निशमन, अग्निशमन, इसको आप सब जानते हो। गांव में अगर आग लग जाती है, झोपड़ी में अगर आग लग जाती है, सारे बालक इकट्ठे होकर उसको पानी किस प्रकार, अगर उस आग को किस प्रकार से बुझाए, उसकी सूचना बालकों को, अर्थात उसकी शिक्षा बालकों को दी जाती है। आपको किस प्रकार से इन कार्यों में सहयोग करना है, प्राथमिक सहायता किस प्रकार से समाज में करनी है, समाज सेवा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, ये इस प्रकार की उपयोगी शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार की शिक्षाएं जीवन के लिए बड़ी ही उपयोगी सिद्ध होती है। जूनियर रेड क्रॉस के सदस्य इस प्रकार की शिक्षा से अपना तथा समाज का हित सोचते हैं
अपना और समाज, अपना है तो वो समाज आगे बढ़ेगा। इन सारी शिक्षाओं को बालकों को दी जाती है किसके अंतर्गत? जूनियर रेड क्रॉस के अंतर्गत, जिससे बालक में सामाजिक भावना का विकास उत्पन्न होता है। अगला जो पॉइंट है इसके अंतर्गत वो है गर्ल गाइड, बुलबुल तथा बालचर। गर्ल गाइड, ये आपने एनसीसी गर्ल गाइड, बुलबुल, ये जो एनसीसी के अंतर्गत है, रेड क्रॉस वो संस्थाएं चल रही थी, शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत आता है। वो जो शाखाएं हैं उन शाखाओं के अंतर्गत वो जो इन्होंने टीम बना रही थी लड़के और लड़कियों की, उनके नाम आते हैं गर्ल गाइड, बुलबुल और दूसरा है बालचर। बालकों के लिए क्या बताया था? बालचर। ये जो हमारा यहाँ का वो नहीं है, इसको सर रॉबर्ट बैडेन पावेल ने जन्म दिया। जो सर रॉबर्ट बैडेन पावेल अर्थात 1922 या 20 में, ध्यान नहीं आ रहा, 1908, 9 के 11 में तो भारत में हुआ था, सॉरी 20, 21 नहीं है ये, 8, 9 में तो बाहर हुआ था अमेरिका में, और उसके बाद यहाँ पर आया था शायद 11 में। तो सर रॉबर्ट बैडेन पावेल वो इसके जन्मदाता हैं। किसके? गर्ल गाइड, बुलबुल और बालचर के, ये इसके जन्मदाता कहलाते हैं, पावेल। बालचर के संबंध में पावेल बतलाते हैं कि बालचर के संबंध में पावेल बतलाते हैं कि अपने विचार व्यक्त करते हैं कि स्काउटिंग एक प्रकार का खेल है जिसमें सभी भाई मिलकर अवकाश के समय ऐसा सत्संग करते हैं। पावेल स्काउटिंग के अंतर्गत बतलाया गया है। वो कहते हैं, अपना व्यक्तित्व देते हैं, अपना एक कृतित्व लिखते हैं। वो कहते हैं कि जो स्काउटिंग है वो इस प्रकार का खेल है जिसमें सभी भाई मिलकर अवकाश के समय अपना जो सहयोग है वो किस प्रकार से समाज को दें, किस प्रकार से समाज सेवा की उनके अंदर भावना उत्पन्न हो, ऐसा सत्संग वो अब मिलकर के अवकाश के समय करते हैं, जिसमें बड़े भाई अपने छोटे भाइयों को जीवन उपयोगी व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। जो भी बड़े भाई हैं, विद्यालय के अंतर्गत जो सीनियर क्लास के बालक हैं वो जूनियर क्लास के बालकों को जीवन से उपयोगी शिक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि वो शिक्षा उसने पहले की साल ले ली तो वो जो शिक्षा वो देंगे वो जूनियरों को देंगे, तो जीवन की उपयोगी शिक्षा प्रदान करते हैं। बालचर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है कि जो बालचर है इसके ऊपर माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, इन्होंने क्या लिखा है? माध्यमिक शिक्षा आयोग लिखा है कि चरित्र एक सुनागरिक गुणों का विकास करने, चरित्र एक सुनागरिकों का विकास करने, चरित्र एक सुनागरिकों का विकास करने का बालचर सर्वोत्तम साधन है। विकास करने का बालचर सर्वोत्तम साधन है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है कि चरित्र का एक सुनागरिक विकास करने के लिए बालचर है वो एक सर्वोत्तम अच्छा नागरिक, श्रेष्ठ नागरिक बनाने के लिए जो बालचर है वो ही सर्वोत्तम साधन है। बालचर जो संस्था है, स्काउटिंग के अंतर्गत बालचर नाम की जो संस्था स्थापित की है, वो उसके जो बालक है उसके चरित्र को बहुत ही
अच्छा बनाने के लिए सर्वोत्तम साधन कहलाया है। ये किसका कथन है? ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का कथन कहलाता है। यह सभी आयु के छात्रों को प्रिय है तथा बालकों की सर्वतोन्मुखी अर्थात सर्वांगीण शक्तियों का विकास करता है। सभी आयु के बालकों को अच्छा लगता है और बालकों का सर्वांगीण विकास करने के लिए सर्वोत्तम लाभदायक सिद्ध होता है। कौन सा? गर्ल गाइड, बुलबुल और बालचर। जन्मदाता वार्डेन पावेल। अपने विभिन्न प्रकार के खेलों, क्रियाओं, तकनीकी कौशलों के द्वारा बालकों में समाज सेवा, सद्व्यवहार, नेताओं का सम्मान, राज्य के प्रति ईमानदारी तथा परिस्थितियों का सामना करने के गुणों का विकास करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल क्रियाओं, राजनीतिक नेताओं का, अपने से बड़ों का सम्मान करने में, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में अपने चरित्र को अच्छा बनाने में जो बालचर है वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। भारत में तो इसका प्रयोग सन 1911 में, भारत में इस संस्था का जन्म 1911 में हुआ और प्रथम महायुद्ध के समय एनी बेसेंट के प्रयासों से यह एक अच्छी संस्था स्थापित की गई। किसके प्रयास से? एनी बेसेंट से 1911 में। कब? भारत में। कौन सी संस्था? गर्ल गाइड, बुलबुल और बालचर स्काउटिंग की जो संस्था थी और एनी बेसेंट के प्रयासों से इस संस्था ने अच्छी प्रगति की। किसके प्रयासों से? एनी बेसेंट, उनके प्रयासों से अच्छी प्रगति को इसने प्राप्त किया। 1937 में दिल्ली में इसका महासम्मेलन हुआ। तब से इस संस्था ने भारत में उल्लेखनीय प्रगति की। 1937 में महासम्मेलन हुआ। महासम्मेलन किसका? स्काउट का। गर्ल गाइड, बुलबुल और बालचर के जो स्काउटिंग है वार्डेन पावेल का। तो इसका महासम्मेलन कहाँ हुआ था? सम्मेलन हुआ था 1937 में, और 37 में हुआ था। कहाँ हुआ? दिल्ली में। तब से ये बहुत ही भारत में प्रगति को प्राप्त कर गया। भारत में उल्लेखनीय प्रगति की गई। बालचर संस्था का बहुत ही अधिक शैक्षिक महत्व है। बालचर जो संस्था है उसका शैक्षिक महत्व क्या है? 1911 में एनी बेसेंट के जो प्रथम महाविश्व युद्ध हुआ था, एनी बेसेंट ने इसको प्रगति दिलवाई। उसके बाद में 1937 में इसका महासम्मेलन हुआ था। किसका? बालचर संस्था का। तब इसके शैक्षिक जो निहितार्थ है वो क्या है? शैक्षिक रूप से किस प्रकार से शिक्षा से संबंधित था? तो इसमें नंबर 1 पॉइंट शैक्षिक जो महत्व है वो है पर सेवा, अर्थात दूसरों की सेवा करना। पर सेवा स्काउटिंग के अंतर्गत समाज सेवा का बहुत ही वर्चस्व बतलाया गया है। स्वयं को समाज के प्रति समर्पित करना स्काउटिंग के अंतर्गत बतलाया है। जो बालचर संस्था का जो महत्व है वो है, पहला जो पॉइंट है इसका वो है पर सेवा, अर्थात दूसरों की सेवा करना। बालचरों को पर सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। अर्थात बालचर जो संस्था है उसमें बालचरों को, जो बालक होते हैं, उसमें दूसरों की सेवा का प्रशिक्षण देना, सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है कि दूसरों की हमें सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए, उसका प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वे अपने शिविरों में विभिन्न धर्म, जाति तथा समुदाय के लोगों की सेवा करते हैं तथा शिविरों में बिना किसी भेदभाव के अनेक साथियों के साथ रहते हैं। उनमें भ्रातृत्व का भाव विकसित होता है। धर्म, जाति और समुदाय की, धर्म, जाति और समुदाय की बिना भेदभाव के उनकी सेवा करना। विभिन्न वर्ग के जो बालक होते हैं वो आपस में भाईचारे के साथ शिविरों में इनकी सेवा करते हैं। ये नहीं है कि
हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है, इसका हम सेवा नहीं करेंगे। वो बालचर कहते हैं इसके हम सिख है तो हम सिख को करेंगे, क्या हम हिंदू है तो केवल हिंदू करेंगे। तो इसमें जो भाईचारे की भावना विकसित होती है, किसमें, बालचरों को ये सिखलाया जाता है, ये प्रशिक्षण दिया जाता है, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी समुदाय का हो, आपको उनकी सेवा करनी है। इसमें कोई जाति धर्म कोई कार्य नहीं करता। अगला जो इसका महत्व है वो है शारीरिक श्रम के प्रति दृष्टिकोण। शारीरिक श्रम के प्रति दृष्टिकोण। शारीरिक जो श्रम है उसके प्रति दृष्टिकोण। बालचर अपने शिविरों में रहकर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं तथा श्रम करते हैं। यहाँ वे शारीरिक श्रम को बड़े ही उत्साह के साथ करते हैं। बालचर संस्था कैंप लगाने, सफाई करना, रचनात्मक कार्य करना। कैंप में कैंप लगाना, सफाई करना और विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो करते हैं। अपने शारीरिक श्रम को वो बहुत ही ईमानदारी के साथ, अपना जो कार्य है उसको वो बहुत ही ईमानदारी के साथ करते हैं। किसमें, बालचर जो कार्य करते हैं वो श्रम के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत ही विकसित होता है। वो श्रम के प्रति अपने शरीर को ना देखते हो, मतलब श्रम दान करते हैं, हमेशा शारीरिक रूप से श्रम प्रदान करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है सामाजिक सेवा भाव। सामाजिक सेवा भाव। सामाजिक सेवा भाव। बालचर संस्थाएं अनेक सामाजिक कार्यों में भाग लेती हैं। प्रौढ़ शिक्षा, सामाजिक संस्थानों की सफाई आदि में भाग लेकर सेवा का भाव जागृत करती है। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत, प्रौढ़ शिक्षा और सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत जो भी कार्य होते हैं वो बालचर ये कार्य को अच्छे से करते हैं, जिससे सामाजिक भ्रातृत्व का, सामाजिक प्रेम का उसमें विकास उत्पन्न हो जाए, बालचर शिक्षा के महत्व के अंतर्गत। अगला जो पॉइंट है वो है प्रकृति प्रेम। प्रकृति प्रेम, ये बंद मकानों को पसंद नहीं करते, प्रकृति के प्रांगण में कार्य करना पसंद करते हैं। प्राकृतिक प्रेम, प्रकृति के प्रति इनका जो कार्य है वो बहुत ही खुले वातावरण में। बालचरों के शिविर खुले वातावरण में तथा प्रकृति की गोद में लगते हैं। इनके जो प्रशिक्षण होते हैं वो खुले वातावरण में होते हैं। अपनी अनेक प्रकार की क्रियाओं के माध्यम से वे प्रकृति के संपर्क में आते हैं, प्रकृति का अवलोकन मनन करते हैं, उनमें प्रकृति प्रेम बढ़ता है। प्रकृति गोद में जीवन का कुछ क्षण व्यतीत करने के लिए छात्रों के जीवन में विविधता सरलता आती है। प्रकृति के बीच रहकर वे अनेक प्रकार का ज्ञान सीखते हैं तथा बाह्य दुनिया से संपर्क स्थापित करते हैं। अर्थात कुल मिलाकर जो किताबी भाषा है उसका कहने का अर्थ है बालचर जो संस्थाएं होती है वो प्रकृति की गोद में, प्रकृति के प्रति ही, प्रकृति को ही सम्मान मानते हुए उसके ही अंतर्गत अपना कार्य, सारा कार्य करती है। प्रकृति के रूप में सारा कार्य प्रकृति को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर जो भी वो कार्य करते हैं वो खुले वातावरण में करते हैं। अगला जो महत्व है वो है व्यावहारिक ज्ञान। इसके अंतर व्यावहारिक ज्ञान ही दिया जाता है। व्यावहारिक ज्ञान, बालचर संस्था के द्वारा बालक अनेक प्रकार का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। बालचर संस्था के अंतर्गत बालक हैं वो अनेक प्रकार के व्यावहारिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उनको हर चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता है। आप अगर ऐसी परिस्थिति में हो, आपके पास ऐसे शिविर लगे, आप किस प्रकार से उनकी सेवा करोगे, कौन कौन से कार्य करोगे, किस प्रकार से आपका शारीरिक श्रमदान उनके लिए करोगे, तो सारी चीज़ें उन्हें प्रशिक्षण के द्वारा सिखाई जाती है। जैसे इसमें शिविरों में रहकर भोजन की व्यवस्था करना, शिविरों में
रहकर भोजन की व्यवस्था करना। बालक को जो शिविर लग रहे हैं उसमें रह करके उन रोगियों के प्रति जो भोजन की उनकी व्यवस्था करनी है उनकी व्यवस्था करना। इस प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान भी उनके अंतर्गत डेवलप किया जाता है। अनेक कार्यों की व्यवस्था करना, रोगियों की देखभाल करना, तंबू बांधना, रोगियों की देखभाल करना। अगर विद्यालय भवन कम है तो वहाँ पर जो टेंट लगाए जाते हैं, तंबू लगाए जाते हैं, तंबू बांधना, शिविरों में रहकर भोजन की व्यवस्था करना, रोगियों की देखभाल करना, तंबू बांधना इत्यादि, गांठें लगाना आदि कार्यों का बालक व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन सारी चीज़ों का बालक व्यवहारिक रूप से बालक को ज्ञान प्राप्त करते हैं। बालचर संस्था के द्वारा राष्ट्रीय चरित्र का विकास होता है, अनुशासन बढ़ता है तथा देश प्रेम की भावना का विकास होता है। बालचर संस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रेम का अर्थात राष्ट्रीय भावना का विकास होता है, राष्ट्रीय चरित्र का विकास होता है। इससे अनुशासन बढ़ता है। राष्ट्रीय चरित्र का विकास होगा तो अनुशासन क्या होगा? बढ़ेगा। अनुशासन बढ़ेगा तो क्या होगा? भ्रातृत्व प्रेम अर्थात समाज सेवा अर्थात देश प्रेम की भावना का विकास होगा। इन शिविरों के द्वारा बालचर संस्था के महत्व के अनुसार बालचरों की भांति ही लड़कियों के लिए गर्ल गाइड संस्था होती है। अभी तक तो मैंने आपको बताया बालचर संस्थाओं के लिए, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा वो बालचर संस्था के लिए, ये सारे महत्व है वो बालचर लड़कों के लिए। तो वो बालचर संस्था के साथ साथ ही मैंने आपको वो गर्ल गाइड और बुलबुल नाम भी दिए थे। तो उसमें जो गर्ल गाइड थी या बुलबुल थी वो लड़कियों के लिए संस्था होती है। जिस प्रकार बालकों के लिए शेर बच्चा 7 से 11 वर्ष के लिए कहा जाता है। ये जो संस्था थी वो बालचर वो तो बच्चों के लिए, बालकों के लिए बतलाई गई, और जो गर्ल गाइड जो संस्था है वो लड़कियों के लिए बतलाई जाती है। इसमें स्काउटिंग के अंतर्गत शेर बच्चा जो नाम बहुत आते हैं, शेर बच्चा ये 7 से और 11 वर्ष के बालकों के लिए होता है। शेर बच्चा 7 से 11 वर्ष के बालक के लिए, इसको क्या कहते हैं स्काउट में? शेर बच्चा। स्काउट 11 से 17 तक के बच्चों के लिए स्काउट कहते हैं। 11 से और 17 वर्ष के बालक के लिए, तथा रोवर 17 से ऊपर के आयु के बालक के लिए। रोवर 17 से ऊपर के बालकों के लिए क्या शब्द दिया गया है स्काउटिंग के अंतर्गत? रोवर। शेर बच्चा 7 से 11 वर्ष के बालक, स्काउट 11 से 17 वर्ष के बालक, और इधर रोवर 17 से ऊपर के बालक को कहा गया है। ठीक उसी प्रकार बालिकाओं के लिए बुलबुल 7 से और 11 वर्ष की बालिकाओं को स्काउटिंग के अंतर्गत बुलबुल नाम से संबोधित किया जाता है। ये इनकी उम्र होती है 7 से 11 वर्ष की बालिका। 7 से 11 वर्ष की बालिका को क्या कहते हैं? बुलबुल। गर्ल गाइड 11 से 15 वर्ष की बालिका, इनको कहते हैं गर्ल गाइड। 11 से 15 वर्ष की बालिका के लिए इनको कहते हैं गर्ल गाइड। तथा रेंजर कंपनी 16 से अधिक आयु की बालिकाएं होती हैं। रेंजर कंपनी, इधर रोवर हो गया ना 17 से ऊपर, इधर रेंजर कंपनी के अंतर्गत 16 से ऊपर की बालिकाएं, इनको क्या कहते हैं स्काउटिंग के अंतर्गत? रेंजर कंपनी। शेर बच्चा बालक की होती हैं। बालचर स्काउटिंग के अंतर्गत लड़कियों को गर्ल गाइड
तो शेर बच्चा 7 से और 11 वर्ष के बालक को, स्काउट 11 से और 17 वर्ष के बालक को, और रोवर कहते हैं 17 से ऊपर के आयु के बालक को। उसी प्रकार से स्काउटिंग के अंतर्गत लड़कियों को बुलबुल नाम दिया गया है 7 से 11 वर्ष की बालिका को। उसके बाद गर्ल गाइड नाम दिया गया है 11 से और 15 वर्ष की बालिका को, और रेंजर कंपनी ये 16 से ऊपर की बालिका को। तो आज हमने आपको गर्ल गाइड अर्थात बुलबुल और सामाजिक सेवा के अंतर्गत जो श्रमदान, जूनियर रेड क्रॉस और प्राथमिक जूनियर रेड क्रॉस और गर्ल गाइड, यहाँ तक की जो क्रियाएं हैं उनको बतलाया है। आशा करती हूँ आपके जो ये टॉपिक है इसके अंतर्गत अभी और भी सारी चीज़ें जैसे प्राथमिक चिकित्सालय, एनसीसी और 2-3 जो पॉइंट है वो भी आपके समाज सेवा के क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आज का टॉपिक आपको आशा करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।